हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज नए इनकम टैक्स रेजीम के बारे में। क्यों आया, कैसे आया, कब आया, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। कब आया उसका मैं एक बार बता भी दूं तो ये बजट 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन अपने लिए इश्यू ये है कि हमें नए टैक्स रेजीम में जाना है या फिर हमें पुराने टैक्स रेजीम को कंटिन्यू करना है। तो आज में इस वीडियो में हम बात करेंगे ये टैक्स रेजिम कब से एप्लीकेबल हो रहा है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या नए रेट्स हैं, और कंपेयर करेंगे पुराने रेट्स के साथ आपको किसमें फायदा हो रहा है। थर्ड थिंग, बात करेंगे कौन कौन से सेक्शंस, जो डिडक्शन के सेक्शंस हैं जो पहले पुराने सेक्शंस में आपके लिए एप्लीकेबल थे, अब वो उसका बेनिफिट आपसे वापस ले लिया गया है। एंड थर्ड थिंग, मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाऊंगा जो इनकम के फिगर्स होंगे। अगर आप उस इनकम के अप्रोक्सीमेटली अगर उसी इनकम के और डिडक्शन के बेस पे चल रहे हो तो हो सकता है कि आपको इसे आराम से डिसाइड कर सको कि नए वाले में जाना है कि पुराने वाले में जाना है। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें गवर्नमेंट ने एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन रखा है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, जिससे एटलीस्ट आप पूरा वीडियो देखोगे और समझोगे और एक समझा हुआ ओपिनियन बनाओगे कि नए वाले में जाना है या पुराने वाले में रहना है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी कब है? इसकी एप्लीकेबिलिटी हो गई है 1/4/2020 से, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, आपके पास 1.5 साल है। मतलब जब आपका रिटर्न फाइल होगा तब तक आपको डिसाइड करना है कि आपको पुराने वाले में रहना है या नए वाले में जाना है। इसका 31 मार्च 2021 के बाद एटलीस्ट आपका माइंड क्लियर होना चाहिए आपको नए वाले में जाना है या पुराने वाले में रहना है। एलिजिबिलिटी, ये दिमाग खोल के आराम से सिंपल ये समझ लो, अगर आप इंडिविजुअल हो, चाहे बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप इंडिविजुअल हो और एचयूएफ हो, अगर इन दोनों कैटेगरी में फॉल होते हो तब ही आपको नए टैक्स रेजिम में जाने का बेनिफिट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है जाने या वापस आने का। अब तीसरी चीज, रेट्स क्या है? तो आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे 2.5 लाख रुपए तक दोनों रेट्स, मैंने कंपैरिजन वाला चार्ट डाला है कि पुराने रेट्स क्या थे और नए रेट्स क्या हैं। 2.5 लाख रुपए तक नील टैक्स रेट है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक दोनों में 5% का टैक्स रेट है। 5 लाख से 7.5 लाख तक और 7.5 लाख से 10 लाख तक पुराने वाले टैक्स रेजिम में 20% का स्लैब था और नए वाले टैक्स रेजिम में 10% और 15%, 7.5 लाख तक 10% और 10 लाख तक 15% का स्लैब है। 10 लाख से 12.5 लाख और 12.5 लाख से 15 लाख, ये चीज है जहां पे नए स्लैब में आपको 20% पे टैक्स लायबिलिटी हो रही है और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% का स्लैब लगता है और 15 लाख से ऊपर 30%। जबकि पुराने में 10 लाख से ऊपर अगर आपका 1 रुपए भी इनकम जा रहा था, आप 30% के स्लैब में। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस चार्ट से कि आपको कौन कौन से स्लैब में आप फॉल होते हो वो आपका इनकम डिसाइड करेगा। और इसमें अगर देखने जाओ, खाली चार्ट देख के आप डिसाइड कर रहे हो तो आप 100% नए वाले में जाओगे क्योंकि आपको वहां पे रेट्स कम मिल रहे हैं। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। अब आता है कौन कौन से डिडक्शंस जो पुराने वाले में आपको मिलते थे, नए वाले में नहीं मिल रहे। आप चार्ट में देखोगे तो ये आपके सामने चार्ट आ गया। इसमें मेन सेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं तो वो है सेक्शन 80 के अंदर 80C आ गया, 80D आ गया। ये सेक्शंस ऐसे थे जिसमें लोग नॉर्मली इंश्योरेंस, टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया करते थे और उसका डिडक्शन लिया करते थे। तो ये आपके हाथ से नए वाले में छीन लिया गया, मतलब आपको 1 रुपए का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके सिवाय दूसरा डिडक्शन सेक्शन 24 सब सेक्शन बी, ये हाउस प्रॉपर्टी वाला डिडक्शन है जो आप अपने कंसल्टेंट को पूछ सकते हो, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता है आपकी इनकम में ये इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके सिवा बाकी जो सेक्शंस हैं वो कॉमन सेक्शंस नहीं है, सबको एप्लीकेबल नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा बात करके हम
टाइम वेस्ट करेंगे, वीडियो को लंबा करेंगे, उसका मतलब नहीं बनता। जैसा कि आपने देखा, ये चार्ट में आपको बेसिकली सारे सेक्शंस दे दिए गए कि कौन कौन से सेक्शंस पुराने वाले में भी हैं, नए वाले में भी कंटिन्यू हो रहे हैं, कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो पुराने वाले में थे, नए वाले में नहीं है। मेन सेक्शन जो आपको अफेक्ट करने वाला है वो सेक्शन ईटी करने वाले। ईटी में ईटीसी आ जाता है, ईटी डी आ जाता है, ईटी जी आ जाता है। ईटी वाला सेक्शन पूरा आपके हाथ से छीन लिया गया। अब पॉइंट आता है कि आपको कौन से वाले में जाना चाहिए, नए वाले में या पुराने वाले में। लेकिन रुको, अभी हम पहले कंपेयर करते हैं कि आपका इनकम डिडक्शन के साथ और बिना डिडक्शन के कौन से स्लैब में फॉल होता है, आपका कितना टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। एक बार ये चार्ट भी देख लो आप। इसमें आप देखोगे तो इसमें मैंने एक अजम्पशन लिया है कि जो कैलकुलेशन है वो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए ये कैलकुलेशन है। दूसरा चीज मेरा ये अजम्पशन है कि 1.5 लाख का आप पूरा डिडक्शन ले रहे हो, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए। एंड द थर्ड थिंग इज, जो टैक्स कैलकुलेशन आप देखोगे, अमाउंट देखोगे, उसमें 4% सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब आप चार्ट देखो, 5 लाख तक की इनकम में मैंने डिडक्शन लिखा है 1.5 लाख रुपए का। अगर उसमें आप डिडक्शन नहीं भी देते हो तो भी नए या पुराने रेजिम में आपको कोई टैक्स नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि सेक्शन 87A जिसमें 12,500 का रिबेट है, वो आपको दोनों रेजिम में मिल जाते हैं, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम दोनों में मिल जाते हैं, जिससे आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही। 7.5 लाख पे अगर आपके पास डिडक्शन है 1.5 लाख रुपए का, तो टैक्स आपको 33,800 भरने का आएगा और नए रेजिम में 39,000। अगर डिडक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली नया टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे आप देखोगे तो 8.5 लाख विथ डिडक्शन आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट है। वहां पे अगर आपके पास 1.5 लाख का पूरा डिडक्शन है तो आप ये गिन के चलो, नए में जाते हो या पुराने में जाते हो, उससे आपका टैक्स लायबिलिटी चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर डिडक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली नए वाले में आपको जाना चाहिए। तो ये चार्ट अगर आप पॉज करके देखोगे तो आपको बेसिक कैलकुलेशन समझ में आएगी कि मैंने कौन कौन सा एजम्पशन लिए, इसके हिसाब से आपकी इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा। एंड द थर्ड थिंग वो ये है कि रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने एक लगाया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है। ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस रेस्ट्रिक्शन के चलते हुए बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो नए टैक्स रेजिम में हैं, वो आप स्किप करोगे, उसमें आप नहीं जाओगे। तो कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन है? पहला रेस्ट्रिक्शन है, अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तब आप एक बार अगर नए टैक्स रेजिम में चले गए तो अगले हर साल आपका वही नया टैक्स रेजिम ही एप्लीकेबल होगा। आपके पास एक ऑप्शन है, वंस इन अ लाइफ टाइम आप वहां से शिफ्ट होके पुराने वाले टैक्स रेजिम में आ सकते हो। दूसरे, जिनके रिटर्न में बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम बुक नहीं होता, उनके लिए हर साल ऑप्शन है, वो हर साल अपना ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, नए वाले में जा सकते हैं, पुराने वाले में जा सकते हैं। अब वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट भी है, लॉस भी है। क्या लॉस है? मान लो आपने इस साल में ये सिलेक्ट किया कि हम नए रेजिम में चले जाएंगे, फिर क्या हुआ, अगले साल आपको समझ में आया नहीं यार यहाँ पे तो नुकसान हो रहा था, वहां से आप वापस आ गए पुराने रेजिम में। फिर क्या होता है, बजट में गवर्नमेंट कुछ अच्छे बेनिफिट्स लेके आई है नए रेजिम के लिए, तो आप वहां पे शिफ्ट नहीं हो पाओगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन था ही नहीं वहां से चेंज होने का। और बाकी सबके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप हर साल डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से रेजिम में जाना है, नए वाले में जाना है या पुराने वाले में कंटिन्यू करना है। नए रेजिम में जाने से एक और नुकसान है आपका, अगर आपका बिजनेस इनकम है और आप बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो, तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे नए टैक्स रेजिम में। जो चीज पुराने टैक्स रेजिम में आप बिजनेस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर पाते थे, और
जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, जिसका कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर नहीं था, उसको आप कंप्लीटली भूलना पड़ेगा। अब बारी आती है मेरे ओपिनियन की। मेरा ओपिनियन है ना, इस चीज पे बेस करता है। सबसे पहली चीज, आपके रिटर्न में बिजनेस इनकम है कि नहीं है। अगर आपके रिटर्न में बिजनेस इनकम है तो मैं ये आपको ओपिनियन दूंगा कि हो सके तो नए रेजिम को एटलीस्ट 1 या 2 साल के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर आपका इनकम 8.5 लाख से ज्यादा है तब तो आप नए रेजिम में चले जाओ, क्योंकि आपका अगर पूरा 1.5 लाख का डिडक्शन है फिर भी आपको नए टैक्स रेजिम में टैक्स कम भरना पड़ रहा है, बेनिफिट बहुत अच्छे हो। तीसरी चीज, अगर आपका इनकम 8.5 लाख रुपए से कम है तो एक बार आप अपना टोटल टैक्सेबल इनकम में से डिडक्शन लेस करके कैलकुलेट करके देखिए कि आपका टैक्स लायबिलिटी नए वाले में कम आ रहा है या पुराने वाले में कम आ रहा है। जिसमें भी कम आ रहा है उसमें आप कंटिन्यू करें। हाँ, अगर बिजनेस इनकम है तो प्लीज 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 ये रिस्क ना उठाएं, एटलीस्ट 1 या 2 साल के लिए। लास्ट पॉइंट, ये कंप्लीटली आपका ओपिनियन है कि आपको नए वाले में जाना है या पुराने वाले में कंटिन्यू करना है। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने कंसल्टेंट को पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन हो सके तो एक बार खुद से सोचना कि आपको किस में कंटिन्यू करना है। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।